हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सरस्वती इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्लास 12th का फर्स्ट यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक। उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक को समझना है और उसके कुछ टॉपिक आज करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक पहले समझना है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक होता क्या है। फिजिक्स की एक ब्रांच है ये, जिसमें हम दो चीज़ों को स्टडी करते हैं। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक दो वर्ड से बना हुआ है, एक इलेक्ट्रो, दूसरा स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो मीन्स चार्जेस एंड स्टैटिक मीन्स एट रेस्ट। इसका मतलब क्या है, इस यूनिट में हम उन चार्जेस को स्टडी करेंगे जो रेस्ट पे है, यानी जो मूव नहीं कर रहे। इसका मतलब ये नहीं है कि जो चार्जेस मूव कर रहे हैं उनके साथ डील नहीं करेंगे, बट हम वो चार्जेस जो रेस्ट पे है उनका इफेक्ट स्टडी करेंगे दूसरे चार्जेस पे, चाहे जो रेस्ट पे है चाहे वो मूव कर रहे हो। ठीक है बच्चों, तो बेसिकली हम इनका इफेक्ट स्टडी कर रहे हैं जो चार्जेस रेस्ट पे हैं दूसरे किसी चार्ज पे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसके बारे में हमने समझना है कि चार्ज क्या होता है। तो इसके रिलेटेड बहुत सारी थ्योरीज हैं कि चार्ज की डिस्कवरी कैसे हुई। तो 600 BC में, बिफोर क्राइस्ट, थेल्स नाम का एक ग्रीक फिलोसफर था, जिसने बताया था कि जब भी एम्बर को फर के साथ रब करते हैं, जब भी एम्बर को फर के साथ रब करते हैं तो एम्बर के पास एक प्रॉपर्टी आ जाती है जिसके कारण वो छोटे छोटे पीस ऑफ पेपर्स को भी अपने पास अट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, क्यों? क्योंकि उसके पास चार्ज आ जाते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा और स्टडी करते हैं। 17th सेंचुरी में, 17th सेंचुरी में विलियम गिलबर्ट नाम का साइंटिस्ट था, जिसने डिस्कवरी की थी। क्या डिस्कवरी की थी? कि एबोनाइट की छड़ एबोनाइट को अगर हम फर के साथ रब करेंगे तो इन दोनों पे चार्ज प्रोड्यूस हो जाते हैं। और ऐसे ही ग्लास रॉड को जब हम सिल्क के साथ रब करते हैं तो इन दोनों पे भी चार्ज प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो उसने, विलियम गिलबर्ट ने 17th सेंचुरी में ये डिस्कवरी की थी। ठीक है बच्चों, उसके बाद एक और साइंटिस्ट था जिसने चार्जेस के बारे में बताया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन साइंटिस्ट था जिसने चार्जेस को क्लासिफाई किया था कि चार्ज कितने तरह के होते हैं। तो इसने हमें बताया था कि चार्ज हमेशा क्या होते हैं, दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। चार्ज की क्लासिफिकेशन किसने की थी? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। और इसने बताया था कि जब भी ग्लास रॉड और सिल्क को रब करेंगे तो ग्लास रॉड पे कौन सा चार्ज आता है? हमेशा पॉजिटिव। और सिल्क पे कौन सा चार्ज आता है? हमेशा नेगेटिव। ऐसे ही एबोनाइट और फर को अगर हम रब करेंगे तो एबोनाइट पे कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव। और फर पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। ये इस पे एबोनाइट पे नेगेटिव, फर पे पॉजिटिव, या फिर ग्लास रॉड पे पॉजिटिव या सिल्क पे नेगेटिव चार्ज ही क्यों आता है, ये आगे का टॉपिक है, बाद में स्टडी करेंगे। तो ये चीज़ थी जो स्टोरी थी कि कैसे चार्जेस की डिस्कवरी और कैसे चार्जेस को क्लासीफाई किया। ठीक है बच्चों, तो इसके बाद हम स्टडी करते हैं कि चार्ज एग्जैक्टली है क्या चीज़, कि ये चार्ज क्या होता है और किसी भी बॉडी पे हम चार्ज प्रोड्यूस कैसे कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, स्टडी करेंगे हम चार्जेस, कि चार्ज एग्जैक्टली क्या होता है। तो बेटा प्रॉपर्टी है, फिजिकल प्रॉपर्टी है, इंटरनल प्रॉपर्टी बोल सकते हैं इसको, किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ड्यू टू विच इट कैन अट्रैक्ट or repel another charged material। यानी ये प्रॉपर्टी है किसी भी मटेरियल की जिसके कारण वो किसी और चार्ज मटेरियल को अट्रैक्ट भी कर सकता है, रिपेल भी कर सकता है। अट्रैक्ट और रिपेल कैसे करेगा? दैट डिपेंड अपॉन द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो उसको भी स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हमारे पास होता है? टाइप्स ऑफ चार्जेस। तो जैसे मैंने आपको बताया पहले भी, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने हमने चार्जेस को क्लासिफाई किया था। तो उसने क्या बताया था कि चार्ज क्या होते हैं? दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव एंड
नेगेटिव। तो हमारे पास ये दो तरह के चार्ज होते हैं, या तो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होगा या हमारे पास नेगेटिव चार्ज होगा। इसके अलावा जो चार्जेस, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, जो हमने यहाँ पे स्टडी करने हैं इस यूनिट में, हमने दो तरह के चार्ज स्टडी करेंगे हम। एक होता है सोर्स चार्ज, अच्छी तरह समझना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसी चीज को हमने यूज करना है पूरे चैप्टर में। एक होता है टेस्ट चार्ज। अब दोनों में फर्क क्या है? सोर्स चार्ज क्या होता है? इमोबाइल होता है। इमोबाइल मीन्स जो मूव नहीं कर सकता, और टेस्ट चार्ज क्या कंसीडर करते हैं? मोबाइल चार्ज, यानी जो मूव कर सकता है। सोर्स चार्ज हम पॉजिटिव और नेगेटिव कोई भी कंसीडर कर सकते हैं, चाहे पॉजिटिव ले सकते हैं चाहे नेगेटिव ले लें, बट टेस्ट चार्ज जनरली हम बाय कन्वेंशन क्या लेते हैं? पॉजिटिव ही ले सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि इसको नेगेटिव चार्ज नहीं ले सकते, बट बाय कन्वेंशन सिंप्लीफिकेशन के लिए साइंटिस्ट ने इसको पॉजिटिव चार्ज करके कंसिडर किया ताकि हमारी कैलकुलेशन ईजी हो जाए। ठीक है बच्चों, तो ये दो तरह के चार्ज है। सोर्स चार्ज इमोबाइल है। क्यों इमोबाइल है? क्योंकि ये जो सोर्स चार्ज है बहुत बड़ा चार्ज हमने कंसिडर करना है, और ये जो टेस्ट चार्ज है ये बहुत छोटा चार्ज कंसिडर करना है। जब ये सोर्स चार्ज और ये टेस्ट चार्ज एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के नज़दीक आएंगे, तो सोर्स चार्ज टेस्ट चार्ज को अफेक्ट कर सकता है, इसलिए मूव कर सकता है, बट टेस्ट चार्ज सोर्स चार्ज को अफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि इस पे चार्ज बहुत ही कम होता है एज कंपेयर टू सोर्स चार्ज। इसलिए इसका इन्फ्लुएंस, सोर्स चार्ज का इन्फ्लुएंस टेस्ट चार्ज पे होगा, बट टेस्ट चार्ज का कोई भी इन्फ्लुएंस सोर्स चार्ज पे नहीं होगा। इज दैट क्लियर? यानी टेस्ट चार्ज के कारण ये सोर्स चार्ज मूव नहीं कर सकता, इसलिए इसको हमने बहुत ही स्मॉल चार्ज कंसीडर करना, और ये बहुत ज़्यादा लार्ज, बहुत बड़ा चार्ज, हाई चार्ज, या लार्ज भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये दो तरह के चार्जेस को हम यूज करेंगे इस चैप्टर में। उसके बाद जो चार्ज हमने स्टडी किए, उस चार्ज के एसआई यूनिट और सिंबल क्या होता है? सिंबल एंड एसआई यूनिट। तो चार्ज का सिंबल बेटा होता है हमारे पास हमेशा क्यू। इसको आप कैपिटल क्यू भी ले सकते हो, स्मॉल क्यू भी ले सकते हो। तो दिस इज द सिंबल ऑफ चार्ज। और एसआई यूनिट क्या होता है? एसआई यूनिट क्या होता है चार्ज के? कूलम, जिसको हम कैपिटल सी से लिखते हैं। तो कूलम साइंटिस्ट था जिसने चार्जेस को आगे फर्दर स्टडी किया था कि अगर दो या दो से ज़्यादा चार्ज हम एक दूसरे के नज़दीक लेके आएंगे तो क्या होगा। इसलिए इस जो चार्ज के यूनिट का क्या नाम दे दिया इन्होंने? कूलम नाम दिया, जिसको हम कैपिटल सी से लिखते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये था कि चार्ज होता क्या है, टाइप्स ऑफ चार्जेस क्या होते हैं, सिंबल और एसआई यूनिट क्या होता है। इसके बाद जो मेन चीज़ है हमने स्टडी करना है, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस क्या होती है, कि चार्ज की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज को हमने इस पूरे चैप्टर में यूज करना है। नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, तो वन बाय वन स्टडी करेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास? एडिटिविटी। एडिटिविटी ऑफ चार्ज। हाँ, वैसे तो नेम से पता लग रहा है कुछ ना कुछ एडिटिविटी ऑफ चार्ज क्या होगा। तो एडिटिविटी ऑफ चार्ज बेसिकली होता क्या है कि अगर हमारे पास एक सिस्टम में बहुत सारे चार्जेस हैं और हमने टोटल चार्ज फाइंड आउट करना है, तो हम कैसे करेंगे? बाय एडिंग ऑल द चार्जेस। कैसे एडिशन करना है? अलजेब्रिक सम करना है। सो टोटल चार्ज इज ऑलवेज, टोटल चार्ज इज ऑलवेज algebraic sum of individual charges। कि जब भी हमने सिस्टम पे टोटल चार्ज पता करना है तो जितने भी इंडिविजुअल चार्जेस हैं उनको हम क्या कर देंगे? एल्जेब्रिकली ऐड कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? टोटल चार्ज आ जाता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक सिस्टम है जिसके अंदर चार तरह के चार्ज पड़े हैं, 1 2 3 4। फर्स्ट ऑफ ऑल Q1 जिसकी वैल्यू +1C है, Q2 जिसकी वैल्यू +2C है, Q3 जिसकी वैल्यू -3C है, और Q4 जिसकी वैल्यू -4C है।
-4 C मीन्स कूलम। तो ये 4 तरह के सिस्टम पे चार्ज है, हमें टोटल चार्ज पता करना है। तो टोटल चार्ज, सपोज कैपिटल Q इज टोटल चार्ज, तो टोटल चार्ज कैसे आएगा? बाय डूइंग द अलजेब्रिक सम, यानी हमने अलजेब्रिक सम करना पड़ेगा, यानी सभी चार्जेस को ऐड करेंगे। तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 ऐड करके हमारे पास टोटल चार्ज आ जाएगा। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, Q1 क्या है प्लस 1 कूलम, Q2 प्लस 2 कूलम प्लस Q3 माइनस 3 कूलम प्लस Q4 माइनस 4 कूलम, प्लस 1 प्लस 2 3 कूलम माइनस 3 कूलम माइनस 4 कूलम। तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास टोटल चार्ज कितना आया? -4 कूलम। तो इस तरह से हम टोटल चार्ज किसी भी सिस्टम पे पता कर सकते हैं अगर हमें इंडिविजुअल चार्जेस के बारे में पता है तो। इज दैट क्लियर? तो दिस वाज द फर्स्ट प्रॉपर्टी, एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या होती है? कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। बेटा आपने 9th क्लास में भी कंजर्वेशन के बारे में पढ़ा होगा, 10th क्लास में भी कंजर्वेशन के बारे में पढ़ा होगा, बट वो कंजर्वेशन किसी और चीज़ की थी। अभी हमने पढ़ना है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है कि किसी भी एक सिस्टम में आइसोलेटेड सिस्टम मीन्स वो सिस्टम जिसका बाहर से कोई इफेक्ट ना पड़ रहा हो, जिसपे कि बाहर कुछ भी कोई और चार्ज पड़ा है, उसका जो सिस्टम के अंदर चार्ज पड़े हैं उन पे कोई भी इफेक्ट ना पड़ रहा हो, उस सिस्टम को क्या बोलेंगे हम? आइसोलेटेड सिस्टम। तो आइसोलेटेड सिस्टम में जो टोटल चार्ज होता है वो हमेशा क्या रहता है? कंजर्व रहता है, सेम रहता है। यानी अगर सिस्टम के अंदर कोई रिएक्शन हो रही है तो बिफोर रिएक्शन और आफ्टर रिएक्शन चार्ज हमेशा क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो डेफिनेशन क्या है? इन एन आइसोलेटेड सिस्टम total charge always remains same. You can say that we can't create charges, we can't destroy charges. ना तो हम चार्ज को क्रिएट कर सकते हैं, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते, हम सिर्फ चार्जेस को रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं, यानी एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? तो वो भी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की डेफिनेशन हो सकती है। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो कि बिफोर रिएक्शन एंड आफ्टर रिएक्शन टोटल चार्ज विल ऑलवेज रिमेन्स सेम। जैसे एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि अगर एक सिस्टम के पास एक प्रोटॉन था और एक इलेक्ट्रॉन था। अब आपको पता है बेटा प्रोटॉन पे चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है? नेगेटिव। तो मैं कंसीडर कर लेता हूँ प्रोटॉन पे चार्ज कितना है? +1, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है? -1। तो ये एक सिस्टम के अंदर दो चीज़ें थी। बिफोर रिएक्शन टोटल चार्ज कितना हुआ? 0। जब ये दोनों रिएक्ट किए, इन दोनों ने एक दूसरे को बैलेंस किया, हमारे पास क्या बन गया? न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? 0। तो बिफोर रिएक्शन चार्ज वॉज 0, आफ्टर रिएक्शन टोटल चार्ज वॉज 0, यानी चार्ज हमेशा क्या रहा? सेम रहा, चार्ज कंजर्व रहा। बिफोर रिएक्शन जितना चार्ज था उतना ही चार्ज आफ्टर रिएक्शन भी रहा। इसका मतलब चार्जेस आर ऑलवेज कंजर्व्ड। इज दैट क्लियर बच्चों? तो ये थे हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ऐसी हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी है विच इज कॉल्ड अट्रैक्टिव और रिपल्सिव प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी क्या है? लाइक चार्जेस, लाइक मीन्स सेम चार्जेस, लाइक चार्जेस ऑलवेज, और लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस attract. Like charges repel and unlike charges attract. फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास दो पिथ बॉल्स हैं, बहुत हल्की बॉल होती है बेटा, अगर दोनों पे चार्ज ऑपोजिट है, एक पे चार्ज पॉजिटिव है और एक दूसरे पे चार्ज नेगेटिव है, तो ये दोनों हमेशा एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। यानी अनलाइक चार्जेस हमेशा क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। और अगर हमारे पास दो बॉल्स हैं, चाहे उन पे पॉजिटिव चार्ज है दोनों पे, चाहे दोनों पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये दोनों हमेशा एक दूसरे को क्या करेंगी? रिपेल करेंगे। यानी बच्चों हमेशा याद रखना है, लाइक चार्ज यानी सेम चार्ज हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं,
और अनलाइक चार्जेस यानी ऑपोजिट चार्जेस हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इज दैट क्लियर? अब इसके बाद आती है लास्ट प्रॉपर्टी, फोर्थ प्रॉपर्टी, विच इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। बेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इसको बहुत जगह पे यूज करना हमने। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या होता है? जब भी चार्ज ट्रांसफर कर रहे हैं हम एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में, तो हमेशा क्या होता है, चार्जेस डिस्क्रीट नंबर में ट्रांसफर होते हैं, यानी कॉन्टिन्यूस में ट्रांसफर नहीं होते, इंटीजर्स के फॉर्म में ट्रांसफर होंगे। जैसे अगर जब भी कुछ दो बॉडीज को रब करेंगे तो चार्जेस ट्रांसफर होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन सपोज हम कह रहे हैं कि ट्रांसफर हो रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स ये नहीं है कि आधा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएगा, 1.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, यानी या तो एक पूरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, 3 ऐसे। इसका मतलब इंटीजर्स की फॉर्म में ट्रांसफर होते हैं। तो टोटल चार्ज is always the integral multiple of बेसिक यूनिट। बेसिक यूनिट यानी फंडामेंटल यूनिट भी बोल सकते हो, बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। अब ये बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है बेटा? बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है? चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, जितना एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होगा उसको हम क्या बोलते हैं? बेसिक यूनिट या फिर फंडामेंटल यूनिट भी बोल देते हैं। और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है उसको ई सिंबल से लिखते हैं, जिसकी वैल्यू क्या होती है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो इतना होता है बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज, यानी एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है इतना। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन टोटल चार्ज, अगर टोटल चार्ज क्यू हुआ इज इक्वल टू इंटेग्रल मल्टीपल, यानी इंटीजर, सपोज एन को मैं इंटीजर लिख रहा हूँ, इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ व्हाट? बेसिक यूनिट, यानी एन और ए की मल्टीप्लिकेशन, वेयर क्यू इज टोटल चार्ज, ई इज व्हाट? बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज, बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज, एंड एन इज व्हाट? एनी इंटीजर। जैसे बच्चों हमने कहा कि चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। इंटीजर इसलिए लिखते हैं हम क्योंकि इंटीजर्स पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं, यानी जो बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज है वो इंटेग्रल मल्टीपल में ही होगा, यानी या तो +-1 ही हो सकता है, +-2e, +-3e, +-4e एंड सो ऑन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप कभी भी मार्केट में गए, चॉकलेट लेने गए, ठीक है, तो चॉकलेट पैकेट्स में आते हैं, तो स्मॉलेस्ट पैकेट इज द बेसिक यूनिट ऑफ चॉकलेट। तो अगर वो स्मॉलेस्ट पैकेट 10 रुपीज़ का है, आप चॉकलेट लेने गए, आपने शॉपकीपर, आपके पास 5 रुपीज़ है, आपने शॉपकीपर को बोला कि भैया, आप ऐसा बोलते हो कभी भी कि मेरे पास 5 रुपीज़ है, आप आधा चॉकलेट मुझे दे दो, आधा खुद रख लो, नहीं ना, वो पूरा चॉकलेट ही दे सकता है। अगर उसके पास 5 रुपीज़ वाला चॉकलेट नहीं है तो वो 10 रुपीज़ के ही का ही देगा चॉकलेट। तो ऐसे ही हमारे पास आधा इलेक्ट्रॉन, जब भी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच चार्जेस ट्रांसफर होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होंगे, तो आधा इलेक्ट्रॉन कभी नहीं जा सकता, पूरा इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 1.5 इलेक्ट्रॉन, 2/3 इलेक्ट्रॉन, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। यानी डेसिमल में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं हो सकते और ना ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे फ्रैक्शन में। इज दैट क्लियर? दिस इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसको एक और एग्जाम्पल से समझते हैं हम। एग्जाम्पल क्या है? फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास एक ग्लास रॉड है जिसके पास 4 पॉजिटिव चार्ज थे और 4 नेगेटिव चार्ज थे, यानी ये ग्लास रॉड अर्लियर क्या थी? न्यूट्रल, 4 पॉजिटिव 4 नेगेटिव, न्यूट्रल। और हमारे पास एक सिल्क क्लॉथ है जिसके पास 3 पॉजिटिव चार्ज थे और 3 नेगेटिव चार्ज थे। इज दैट क्लियर? मान रहा हूं मैं, एक जस्ट एग्जांपल ले रहा हूं। तो अर्लियर इस पे चार्ज क्या था? 0, इस पे भी चार्ज क्या था? 0। जैसे मैंने इन दोनों को रब किया तो चार्जेस ट्रांसफर होंगे, तीन पॉजिटिव और 3 नेगेटिव। तो मैंने सपोज कर लिया कि यहां से एक इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गया।
अगर एक इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, इसका मतलब क्या है कि अब ग्लास रोड पे कितने इलेक्ट्रॉन रह गए, कि ग्लास रोड के पास अगर मैं इलेक्ट्रॉन काउंट करूं, 3 इलेक्ट्रॉन, और सिल्क क्लॉथ के पास 4 पॉजिटिव चार्जेस और 4 इलेक्ट्रॉन। तो अब टोटल चार्ज इस पे कितना हुआ, इस पॉजिटिव ने इस नेगेटिव को बैलेंस कर लिया, ऐसे ये दोनों बैलेंस, ये दोनों बैलेंस, तो टोटल चार्ज क्या हुआ +1। इस पे टोटल चार्ज क्या हुआ, ये दोनों बैलेंस कर दिया, ये दोनों और ये दोनों, तो टोटल चार्ज क्या हुआ -1। और पूरे सिस्टम पे टोटल चार्ज +1 -1 0। तो यही एग्जांपल आप कंजर्वेशन में भी अप्लाई कर सकते हो और यही एग्जांपल आप यहाँ पे भी देख सकते हो। यानी एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकते हैं, यहाँ पे 4 के 4 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकते हैं। ये नहीं हो सकता कि यहाँ से आधा इलेक्ट्रॉन इधर चला जाए। इज दैट क्लियर? इसका मतलब क्या हुआ, क्वांटाइजेशन का मतलब होता है कि चार्जेस हमेशा डिस्क्रीट अमाउंट में ही ट्रांसफर होते हैं। ठीक है बच्चों, तो समझ आया ये आपको? अगर इसमें कोई भी डाउट हो बेटा तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे डाउट पूछ सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियोस मैं आपके लिए और बना सकता हूँ। अगर आपको अच्छी वीडियो लगी हो तो लाइक करना, उससे मुझे मोटिवेशन मिलती है ताकि मैं अच्छी अच्छी वीडियोस और बनाऊँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और ये इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। लास्ट में मैं एक क्वेश्चन आपको दे के जा रहा हूँ। जैसे हमने प्रॉपर्टीज में बोला लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो क्या लाइक चार्जेस हमेशा ही रिपेल करेंगे, अट्रैक्ट नहीं कर सकते? दिस वॉज द क्वेश्चन। अगर किसी को इसका आंसर पता है तो कमेंट सेक्शन में इसका आंसर भेजें। इज दैट क्लियर? थैंक यू सो मच।